अस्सलाम वालेकुम। आज के मौदूआत में शामिल है सिविल नाफरमानी या फौजी नाफरमानी। सिविल नाफरमानी के ऐलान के बाद बहुत से माहिरीन ने, जिनमें गैर जानबदार माहिरीन भी शामिल हैं, अपनी आरा का इजहार किया है। एक गैर जानबदार तज्जिया करते हैं इसके ऊपर कि क्या मुमकिन है, क्या नहीं, और बेहतर क्या हो सकता है, काबिल अमल क्या चीज़ हो सकती है जो इफेक्टिव भी हो। इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात। आज फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। मिलिट्री लीडरशिप मुकम्मल तौर पे नाकाम। मुकम्मल तवज्जो सियासत के ऊपर। ये क्या हो रहा है, कब तक हम ये होता देखते रहेंगे। बात करेंगे इसी तरह से राना सनाउल्लाह पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के एक मुकदमे में बेगुनाह करार दिए गए हैं। अगरचे उनके वारंट जारी हुए, लेकिन ये खबर कंफर्म हो गई कि पुलिस ने उनको बेगुनाह करार दे दिया है। इस पे मामूली सा आपके सामने एक हकीकत रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेंट्स दिए हैं आइन की तशरीह के हवाले से, अपने इख्तियार के हवाले से। उस पे एक कमेंट है छोटा सा। एक बहुत ही दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करनी है, वाकया शेयर करना है। अमेरिका के अंदर एक कत्ल हुआ है और उस कत्ल के बाद आधे से ज्यादा जो अमरीकी हैं वो एक गुमनाम कातिल की हमायत में निकल पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये क्या वाकया है, और इससे क्या सबक सीखा जा सकता है, इसी से बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, 4 दिसंबर को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मिड टाउन मैनहट्टन में एक कत्ल हुआ। ये कत्ल हुआ ब्रायन थॉम्पसन का। और ब्रायन थॉम्पसन जो है, ये बुनियादी तौर पे यूनाइटेड हेल्थ केयर के नाम से एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इससे पहले कि मैं इस वाक़ये की तफसील के ऊपर आऊं और इसके इससे जुड़े जो दिलचस्प वाक़यात जो अमेरिका में रूनुमा हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वो आपके सामने रखूं, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बताना चाहता हूं हेल्थ सेक्टर के बारे में, खुसूसन इंश्योरेंस का जो सेक्टर है हेल्थ के हवाले से। कि ये कहा जाता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े माफियाज हैं, उनमें से एक माफिया, बल्कि सबसे बड़ा माफिया इस दुनिया में, आज की दुनिया में, वो अमेरिकन हेल्थ सेक्टर है। ये कहा जाता है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा माफिया जो है, अगर किसी माफिया ने सही अंदाज में काम किया, लोगों को लूटा, पैसे बनाए और पूरे निजाम के ऊपर ग्रिप और कंट्रोल हासिल किया, वो यकीनी तौर पर अमेरिकन हेल्थ सेक्टर को चलाने वाला माफिया है। जो पीछे बैठे हुए इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो कि लोगों से, अमेरिका में हर शख्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है जो एक खास हद से ज्यादा पैसे कमाता है। आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग ये इंश्योरेंस खरीदने पर मजबूर होते हैं हेल्थ सर्विसेज हासिल करने के लिए। इसके बगैर आप हेल्थ सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते। और ये लोगों का खून निचोड़ने वाला माफिया अपनी हत्तुल विसा कोशिश करता है कि वो सर्विसेज जो इसने प्रोवाइड करनी है वो ना करे, लेकिन लोगों से पैसे लेते हैं। इतना ताकत है कि पूरी कानून साजी इनके हक में होती है। लॉबिंग का ऐसा निज़ाम है जो कि इनके पीछे खड़ा होता है। जो ये कानून चाहते हैं, जो चीज़ ये बनाते हैं, चाहते बनाते हैं, मीडिया के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस होता है। अगरचे मीडिया के अंदर ऐसे इदारे पिछले 15, 20, 25 सालों में आए जिन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर अच्छी रिपोर्टिंग की, लेकिन ओवरऑल ये मेनली एक ऐसा माफिया है जो कंट्रोल करता है और तारीख का सबसे बड़ा माफिया कहलाता है। ये एक बैकग्राउंड है। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें यूनाइटेड हेल्थ केयर भी शामिल है, इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो तकरीबन आप कह लें कि 300 अरब डॉलर के करीब जो है वो रेवेन्यू होता है सिर्फ। और इससे ज्यादा बात कंपनीज का रेवेन्यू है। ये यूनाइटेड हेल्थ केयर, क्योंकि मैं बात कर रहा था तो मैंने पढ़ा इनके बारे में। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के, उनकी जो रेन्यूमरेशन है, जो उनकी सालाना आमदन है, वो आप देख लें कि 10 मिलियन डॉलर से लेके 22, 23, 24, 25 मिलियन डॉलर तक। यानी कि किसी एक शख्स को एक महीने के, आप कह लें कि एक मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कंपन, अगर चाहे इसमें टैक्स काफी कटता है, काफी बड़ी परसेंटेज होती है टैक्स की भी, लेकिन उनकी जो एनुअल रेन्यूमरेशन है वो इतनी है। 2-2 मिलियन डॉलर एक महीने की तनख्वाह, मिलियन डॉलर टैक्स मैंने जैसे बताया करता। तो ये एक ऐसा माफिया है जिससे बचना अमेरिका में रहते हुए मुमकिन नहीं है। और ऐसी कोई सूरत भी नजर नहीं आती जिस तरीके से ये पूरा एक पावरफुल जो एक सिस्टम है वो बना हुआ है, कि कभी भी अमेरिकी इसको तोड़ सकेंगे, क्योंकि ताकत का हर जो घर है वो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से सिस्टम का हिस्सा है कि इससे निकलना, इसके पंजे से निकलना मुमकिन नहीं है। वाकये के ऊपर आते हैं। वाकया ये है कि ब्रायन थॉम्पसन एक बिल्डिंग से बाहर कहीं निकले और उनका निकलते सार ही एक कत्ल कर दिया, एक नकाब पोश ने कत्ल किया। और
कत्ल का वाकया, जिस तरह कत्ल के वाकयात बाज़-औक़ात हो जाते हैं, उसी तरह इनिशियली लिया गया, लेकिन दिलचस्पी उस वक़्त बढ़ी जब ये पता लगा कि जो एम्यूनेशन इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर 3 अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं। वो 3 अल्फ़ाज़ क्या थे? वो अल्फ़ाज़ थे डिनाई, डिफेंड, डिपोज़। अब ये मेरे लिए भी बड़ी दिलचस्पी की बात थी कि इन अल्फाज से क्या मुराद है, और इन अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से अमरीकी अवाम की ओवरऑल दिलचस्पी इसके ऊपर आ गई। सोशल मीडिया भर गया, मीम्स से भर गया, टिकटॉक के ऊपर हजारों वीडियोस यकदम आना शुरू हो गई, और अमरीकी उस गुमनाम कातिल के हामी बनकर सामने आने लग पड़े। यहां तक कि लोगों ने ओपनली, ये गैर कानूनी बात है बाय द वे, मैं सिर्फ आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि लोगों ने ओपनली कहा कि अगर हमने इस शख्स को देख भी लिया तो हम कभी पुलिस को नहीं बताएंगे। हालांकि अंडर द लॉ आप पाबंद होते हैं कि आप जब भी किसी मुजरिम को देखें और आप पहचान लें, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है किसी भी जुर्म के हवाले से, आप लाजमी तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि इस हवाले से क्या चल रहा है। तो ये जो 3 अल्फाज थे, ये एम्यूनेशन के ऊपर लिखे हुए हैं, डिनाई, डिफेंड, डिपोज। तो मैंने एपी की एक स्टोरी पढ़ी, एसोसिएटेड प्रेस की, उसमें तफसील से बयान किया गया था इस बात को कि जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, और वो टर्मिनोलॉजी में 3 अल्फाज हैं, और वो 3 अल्फाज तकरीबन यही हैं, और वो अल्फाज हैं डिनाई, डिले, डिफेंड। अब इससे क्या मुराद है? तो होता ये है बुनियादी तौर पे कि जब भी कोई गरीब आदमी जिसको अपनी हेल्थ के मामलात के हवाले से सर्विसेज की या उस तरह ज़रूरत पड़ती है, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि क्योंकि हर एक इस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं, एसओपीज़ बनाए जाते हैं कि जी ये शर्त है, ये चीज़ होगी तो आपको ये सर्विस मिलेगी, ये होगा तो आप ये एक्स-रे करा सकते हैं, ये आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते। ये यहाँ से करवा सकते हैं, वहाँ से नहीं करवा सकते, इसकी फीस इस हद तक होगी तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते। इस तरह की मतलब बहुत सी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पे किसी एक रूल की वायलेशन की बुनियाद के ऊपर डिनाई कर दिया जाता है। ये जो डिनाई, डिले और डिफेंड है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमूमी तौर पे पहला मरला इंश्योरेंस कंपनियों का ये होता है, उन लोगों के साथ जो हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से 1 या 2 दिन की इनकम उनको दे रहे होते हैं, उनको पहली बात तो ये है कि डिनाई कर दिया जाता है। एक चीज डिनाई यहाँ से आता है। इसी तरह डिले, कि अगर उनका कहीं ना कहीं से हक बन रहा है तो किसी ना किसी तरीके से डिले किया जाए मामला को। पाकिस्तान में रहने वाले जिनका कभी भी हुकूमत के मामलात से वास्ता पड़ता है, हुकूमती इदारों में जिनको जाना पड़ता है, चाहे वो महकमा माल हो पंजाब का या किसी और सूबे का, या वो महकमा अनहार हो, या वो कोई भी गवर्नमेंट का महकमा हो, पुलिस हो, अदालतों का हो, तो वो डिले को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किन किन बुनियादों के ऊपर चीज़ों को डिले किया जा सकता है। तो इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनियां जब अमरीकी आम आवाम को जलील करने पे आती हैं, तो जो दूसरा टेक्टिक है, डिनाई के बाद अगर डिनाई नहीं कर सकते किसी भी वजह से, किसी भी रूल की बुनियाद पे, तो डिले पे आते हैं। और तीसरा डिफेंड। डिफेंड से मुराद ये है कि अगर जो है जो जो क्लेमेंट है बेचारा, अगर वो मतलब उसको मतलब डिले के ऊपर या डिनाई के ऊपर नहीं मान रहा और उसने चैलेंज कर दिया है, तो कोर्ट के अंदर डिफेंड किया जाए। बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं और डिफेंड करते हैं। तो उससे मिलता जुलता जो ये स्लोगन है, डिले, डिफेंड, डिपोज, ये एम्यूनेशन के ऊपर लिखा हुआ है। डिपोज भी इसी से रिलेटेड ही एक टर्म है। तो बुनियादी तौर पे हुआ ये कि अमेरिकन बेचारे कई दहाइयों से इस जालिमाना निज़ाम का इस तरीके से शिकार थे। और एक और टर्म इस्तेमाल होती है बाय द वे, प्रायर ऑथोराइजेशन, कि आपको अगर फर्ज करें तमाम रूल्स के मुताबिक आपको कोई सर्विस मिलनी ही मिलनी है, मतलब किसी तरीके से रुक ही नहीं सकती, तो उस सूरत में एक प्रायर ऑथोराइजेशन का कंसेप्ट आ गया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में, कि आपने वो सर्विस लेने से पहले प्रायर ऑथोराइजेशन लेनी है, अप्रूवल लेनी है। तो अगर आपने प्रायर ऑथोराइजेशन नहीं की तो फिर भी आप उसके लिए मतलब है कि अहल नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो, तो इतना ज्यादा मतलब अमरीकियों की जिंदगियों का बड़ा दुख जो है वो अपने हेल्थ सेक्टर से लड़ना। किसी बंदे को कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी उसने इंश्योरेंस तो लेनी है ना। साफ जाहिर है कि उसको किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप यकदम लेते हैं तो बाज़ का यकदम आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। निज़ाम ऐसा है, हॉस्पिटल तक आप जाएंगे तो पता लगेगा कि एक दफा मुझे कोई दांत में दर्द हुई जब मैं बिल्कुल नया नया अमेरिका में आया, और दर्द भी रात के टाइम इस तरह शुरू हुई कि मेरे लिए वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। और साफ जाहिर है कि मेरे पास उस वक्त मेरी इंश्योरेंस थी। मैं एक तालीमी इदारे में था, मेजूरी स्टेट के अंदर, मेजूरी यूनिवर्सिटी के अंदर था।
तो मेरी इंश्योरेंस की उसकी तफसील मेरे पास नहीं थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके पास थी। तो मैंने मतलब वो रात का वक़्त था, किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था, और कोई ऐसा मामला था उस वक़्त कि मेरे पास वो भी नहीं था, कोई उबर वगैरह का सिस्टम मैंने अभी तक मोबाइल पे एक्टिवेट नहीं किया था। तो खैर मैप यूज़ सिर्फ़ मुझे करना आता था, मोबाइल था, हॉस्पिटल मुझे नज़र आ रहा था, मैं चल के रात के पता नहीं ढाई 3 बजे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँचा। मैंने बताया, उन्होंने कोई दवाई वगैरह दे दी, घंटा एक इंतज़ार करा के दवाई तो दे दी मुझे। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद जो है वो मुझे उन्होंने किसी तरीके से हेल्प करके वापस पहुँचा दिया। तो बाद में बिल आया, तो वो तकरीबन $1200-1300 का बिल था। अब $1200-1300 आप समझ सकते हैं कि एक गोली जो उन्होंने मुझे दी थी, यकीनी तौर पे ये इब्रुफेन की जो हाई डोज़ होती है ये थी ना, और 1 सेकंड भी और नहीं देखा होगा यकीनी तौर पे। 1 सेकंड से मुराद 1-2 मिनट से ज़्यादा मुझे ट्रीट नहीं किया होगा। तो वो अब पाकिस्तानी रुपयों में ही तकरीबन 4-5 लाख रुपया बन जाता है, सिर्फ इतनी सी देर के लिए, और इमरजेंसी के अंदर मैं गया था। तो वो बिल आया बकायदा, क्योंकि वो इंश्योरेंस थी, वो बाद में उस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे राब्ता करके वो सेटल कर लिया होगा। लेकिन मैं आपको वैसे एक इशारतन आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि इतनी मामूली से मसले के लिए इस हद तक जो है वो आपको वो चार्ज करते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि अब वो इंश्योरेंस से चार्ज हुआ होगा। अब आप खुद अज्यूम कर लें कि इस चीज़ के लिए $1000, जो लोग अमेरिकन इकोनॉमी को समझते हैं उनको पता है कि कितनी बड़ी ये रकम है इतने से काम के लिए, लेकिन ये चार्ज की जाती है सर्विसेज के मद में, और इस तरीके से ये पूरा सेक्टर जो है वो चलता है और कमाता है। अमरीकियों की ज़िंदगियों का सबसे बड़ा दुख ये है। और आप देखें कि इतना हैरानकुन ये सूरत हाल बन गई इस कत्ल के बाद, कि यकीनी तौर पे कत्ल को कभी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी जस्टिफिकेशन के तहत आप किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते, मर्डर को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दयानतदारी से बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया अमेरिका का, वीडियोज़ के ऊपर वीडियोज़, कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, और सब लोग मतलब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उस शूटर को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने सही किया। बेसिकली शूटर को या कत्ल करने की कोई हिमायत वाली बात नहीं है, बात जुल्म की है, बात जुल्म के निज़ाम की है, कि जब जुल्म का निज़ाम इस हद तक बढ़ जाता है तो फिर उसका रिएक्शन इस तरीके से आता है जिस तरीके से हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक दो आपसे कमेंट शेयर करता हूँ इस हवाले से, जो लोग लिख रहे हैं। फर्ज करें कि उसके मर्डर के ऊपर जो पोस्ट लोग लगा रहे हैं मर्डर की खबर के ऊपर, ब्रायन थॉम्पसन के, किसी ने लिखा है थॉट्स, जिसे लिखा है थॉट्स एंड प्रेयर्स लिखा जाता है किसी के मरने के ऊपर, तो वो लिख रहे हैं थॉट्स एंड प्रायर ऑथोराइजेशन। इसी तरह किसी बंदे ने लिखा है, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प लुक फॉर द शूटर, बट विजन इजंट कवर्ड अंडर माई हेल्थ केयर प्लान। वन कमेंट ऑन द इंस्टाग्राम रीड्स, ये मैंने एपी की स्टोरी से कमेंट उठाया है। वो कहना चाह रहा है कि मैं देखूंगा जरूर अगर मुझे ये कातिल कहीं नजर आया, लेकिन बात ये है कि जो विजन है वो तो कवर ही नहीं है मेरे हेल्थ केयर में। अब विजन की बात बता के मैं अगले मौजू पे चलता हूँ। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी 3 तरह की होती है, एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, एक विजन, मतलब अगर आपको आंखों का कोई मसला है तो उसके लिए वो हेल्थ केयर में कवर नहीं होता, अलग से इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इसी तरह डेंटल की अलग इंश्योरेंस होती है। तो ये मतलब है ये सूरत हाल इस हवाले से कि एक माफिया से रिलेटेड एक कंपनी का सीईओ जो यकीनी तौर पे एक अच्छा इंसान होगा, अपनी ज़ात के अंदर अच्छा इंसान होगा, लेकिन पूरी कौम जिस तरीके से डसी हुई थी उसका एक नफरत का इजहार जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो देखने में आ रहा है, जो अफसोसनाक है। कत्ल किसी भी तौर पे उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। लोग उस निज़ाम के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, मुख्तसर बात करते हैं, मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़ एक सहाफ़ी के तौर पे पूरा करता रहूँ, और मैं इस चीज़ पे तारीख में नादिम ना हूँ, शर्मिंदा ना हूँ कि ये चीज़ हो रही थी और मैंने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। बात दहशतगर्दी की नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बड़े लंबे अरसे से हो रहे हैं। बात उसको कंट्रोल करने की वाज़ेह विल की है। हमारे सामने पूरी की पूरी इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना दहशतगर्दी के हमले होते हैं। आज हंगू के इलाके में दहशतगर्दी का बड़ा हमला हुआ, खबरें इस तरह से चलवाई गई जी, फोर्सेस की कार्रवाई, इतने लोग मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया। असल बात लोगों को प्लीज बताया करें, झूठ बोलने से मामला हल नहीं होते। चाहे आपने उनके 100 लोग मार दिए हों, ठीक है, उन्होंने आपका एक बंदा जख्मी भी किया है, तो ये बात है कि दहशतगर्दी का हमला तो हुआ है ना, उन्होंने हमला किया। ये चीज, ये हकीकत लोगों को बताएं। ये लोगों को बताएं कि आपकी एक पोस्ट पे 6-6 लोग तैनात होते हैं बेचारे, और वो हम हैं।
हमारे भाई कजन, हमारे लोग वहां पे तैनात होते हैं जो फौज की वर्दी पहन के या लॉ इन्फोर्समेंट की वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए 250-300 लोग आ रहे हैं। ये मामला हाथ से निकल रहे हैं। खुदारा खुदारा मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चाहे वो जो भी इख्तिलाफ वाली बातें हैं वो अलग है, ये पाकिस्तान की बात है, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। मिलिट्री लीडरशिप की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी कंप्लीटली फेल हो चुकी है। ये वक्त है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनको तब्दील किया जाए, किसी प्रोफेशनल सोल्जर को सामने लगाया जाए। जो भी शख्स नाकाम हो जाए उसकी नाकामी के बाद सिलसिला आगे चलता है। मुल्कों के मामलात ऐसे नहीं चलते होते। राना सनाउल्लाह पे 2020 का एक मुकदमा था पुलिस पे गाड़ी चलाने का, और लोगों के ऊपर भी था। आज खबर आई है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन उसमें यह भी है कि वो इस पर्चे में ऑलरेडी पुलिस उनको बेगुनाह करार दे चुकी हुई है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि ये वाकयात जो भी 2020 में हुए, आपको पता है कि इससे पहले भी वाकया ये हो चुका है कि इससे चंद दिन पहले एक गाड़ी पुलिस वालों पे गाड़ी चलाने से पहले जो वाकया लाहौर में जब मरीम नवाज की हियरिंग थी, उस वक्त किस तरीके से पथराव किया गया, लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को ज़ख्मी किया गया, हमला किया गया एक वफाकी इदारे के ऊपर, और वो तशद्दुद के मनाजर हैं कि वो भूलने नहीं भूलते, और आज के दिन तक कोई प्रॉपर कार्रवाई उस हवाले से नहीं, मुकम्मल शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक नहीं दो पाकिस्तान वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जो लोग एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको एहतजाज तक नहीं करने दिया जाता। यकीनी तौर पर इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आखिरी मौजू पे आने से पहले जस्टिस मंसूर ने कमेंट्स दिए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए बार बार उन्होंने हवाला दिया कि मैं लोगों से कहता हूँ कि इस मामले के ऊपर आप कोर्ट में आएँ, आइन की तशरीह दरकार है। मैं नहीं सुन सकता, लेकिन मेरे साथी जजेस सुन लेंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 11 के एक सब आर्टिकल की तशरीह दरकार है। जज, एक आईनी अदालत के जज बैठे थे, उन्होंने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये कर सकते हैं, मेरे ऊपर तो पाबंदी है। बुनियादी तौर पे एक मजाक उड़ाया गया है 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का, और वो मजाक जो है वो हमारे सामने है। कि किस तरीके से हुकूमत एग्जेक्टिव जिनके खिलाफ केसेस आते हैं वो खुद फैसला करते हैं कौन जज होंगे और कौन जज नहीं होंगे। इस चीज़ के ऊपर जिक्र करना ज़रूरी था। मैंने आपके सामने जस्टिस मंसूर के नमाज रखे। अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ये ऐलान किया कि 13 दिसंबर के पेशावर के अहम जलसे जो कि शहदा के यादगार के लिए हो रहा है, अगर उस वक्त तक चंद मुतालबात ना माने गए तो वो सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, मुकीम पाकिस्तानियों से भी कहा कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। इसके ऊपर बहुत से सहाफ़ियों ने काम किया, लिखा, इसके ऊपर बहुत से तबसरे और तज्ज़िये किए जा रहे हैं। मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह मैं देख रहा था कि डॉचे वेले के लिए रिपोर्ट करते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान चीमा, उन्होंने DW के लिए रिपोर्ट किया है, उन्होंने एक्सपर्ट से बात की है, और उनका बुनियादी खुलासा यही है कि ये मुमकिन नहीं होता आज के दौर में सिविल नाफरमानी वाली चीज़ जो है इसको करना, क्योंकि लोगों की चंद बुनियादी तरीन ज़रूरियात इससे एसोसिएटेड होती हैं जो कि मुनक़ता होने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी तरीके से जो तरसीलात ज़र हैं, वो भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, कहने को तो वो अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन जो उनके घर वाले होते हैं पीछे वहाँ पे वो उनकी ज़रूरियात होती हैं, वो अमूमी तौर पे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और इन 90% ऑफ द केसेस, और सब ज़ाहिर है कि उनको वो चीज़ तो भेजनी होती है, तो उनको ये इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। सीनियर सहाफ़ी हैं दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी, उन्होंने खबर की है। उनकी खबर बुनियादी तौर पे लोगों से बात करने पे है, PTI के रहनुमाओं पे, जिसका खुलासा ये है कि लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया ये फैसला सुनाने से पहले, और PTI के लीडर्स अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक ये समझते हैं कि ये काबिल अमल नहीं होगा। बशीर चौधरी साहब सहाफ़ी हैं उर्दू न्यूज़ से, इन्होंने बहुत तफसीली खबर की है, तारीख बताई है कि गांधी साहब ने 1930 में किया। शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन, जब फ़ौज ने चोरी करने की कोशिश की तो उस वक़्त भी तहरीक चलाई। इसी तरीके से माजिद निज़ामी साहब हमारे बड़े ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उनको इन्होंने कोट किया, और वो बता रहे हैं कि मतरूक हो चुकी है जो एक सिविल नाफरमानी की एक जो तरीक़ेकार है एहतजाज का, ये ज़्यादा काबिल अमल अब मौजूदा दौर के अंदर नहीं रहा। नाज़रीन, हकीकत यही है। पहली बात तो ये है कि चंद कमेंटेटर्स ने, जो ISI के व्लॉगर्स हैं, उन्होंने यहाँ भी कहा कि ये मुल्क दुश्मनी है। मैं आपके सामने अपना तज्ज़िया रखूँगा। पहली बात तो ये है कि मुल्क दुश्मनी वाली तो कोई बात नहीं है।
एहतजाज है, एहतजाज का तरीका है और बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। ये तमाम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं होगी, ये यकीनी तौर पे पीटीआई के लिए एक इम्तिहान है कि क्या वो इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। यकीनी तौर पे वो एक दुराए पे हैं। इस वक्त रियासत ये फैसला कर चुकी है कि हमने पीटीआई को ख़त्म कर देना है। एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पे जो है वो वाइप आउट कर देना है, ये रियासत का फैसला है। रियासत इसके ऊपर बहुत तेजी से अमल दरामद कर रही है। इसीलिए 9 मई के दिन जब एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो उसको खुसूसन लाहौर के अंदर रोकने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ रुकावट पैदा करनी होती है, जहां पे रोकना होता है हमने देखा बहुत बार रोका भी गया, लेकिन एक सीन क्रिएट किया गया और उस सारी सूरत हाल के अंदर एक जमहूरी जमात को जो है वो ख़त्म करने की एक साजिश जो है वो पूरी तरह जारी है। एक लिस्टें बनाई गई पीएमएलएन के जो ग्राउंड पे मौजूद लोग थे उनकी मदद से तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला जारी था इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का, कौन कौन लोग किस किस सतह पे एक्टिव हैं, उन लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या केसेस में फंसाया गया, डराया धमकाया गया। एक प्रोसेस को एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लेके वो आगे चल रहे हैं। एंड गोल यही है कि क्योंकि ये लोग जो हैं ये आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर तनकीद करने के ऊपर आ गए हैं, इनको खत्म किया जाना चाहिए। इसी बात को मुकम्मल करके इसके ऊपर अपनी राय देने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग सरदार है कि जो फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस हवाले से ये कहते हैं कि जी इमरान खान के बारे में मैंने बाद लोगों के कमेंट्स देखे जी वो भी फौजी प्रोडक्ट हैं। बात यह है कि अगर हम बयानतदारी से बात करें, मतलब एक होता है गुस्से में बात करना, एक होता है आप बात को माने और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो फिर तो सारे फौज की प्रोडक्ट हैं। क्या आप जनरल जिलानी के मुंह बोले बेटे को फौज की प्रोडक्ट नहीं समझते? जनरल जिया के मुंह बोले बेटे को फौज की प्रोडक्ट नहीं समझते? क्या उससे पहले की तारीख हमारे सामने नहीं है? यकीनी तौर पे सब असल बात यह है कि आज के दिन कौन सही खड़ा है और कौन फौज की गोद में बैठा है, नंबर 1। या आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जी मादी की बातों को भूलना नहीं है, तो मादी की बातों को ना भूलने के हवाले से आप ये देखेंगे कि तारीख में ज्यादातर फौज के खिलाफ कौन रहा। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं देखता हूँ हमारे बहुत से नून लीग के एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो मुसलसल वीडियोस शेयर करते हैं। एक हमारी डॉक्टर साहब हैं, यहाँ अमेरिका में होती हैं, वो अमूमन वीडियो शेयर करती हैं इमरान खान के जो फौज के खिलाफ बयान आते हैं पूरे मुशर्रफ के दौर में, और उससे पहले भी साफ ज़ाहिर है इमरान खान का एक व्यू पॉइंट रहा है। हाँ, यकीनी तौर पे उन्होंने फौज के साथ एक पार्टनरशिप की। जो लोग इसको डिनाई करते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, उनको नहीं वो झूठ बोलना चाहिए, नहीं मुनाफिकत करनी चाहिए, क्योंकि तज्जिया हमेशा दयानतदारी से होता है। और बात यह है कि बात आज की है कि अगर तारीख में ओवरऑल भी देख लें तो इमरान यकीनी तौर पे ज्यादातर वक्त जो है वो फौज के नाकिद रहे, फौज की पॉलिसियों और फौज की सियासत में इंटरवेंशन के नाकिद रहे। आज वो खुल के और उनकी जमात खुल के फौज के जालमाना इकदाम के खिलाफ खड़ी है, जबकि हम देखते हैं कि शरीफ फैमिली हमेशा की तरह, देखें आपके सामने है कि जब जब जरूरत पड़ी शरीफ फैमिली जाके फौज की गोद में बैठी। मेमो गेट क्या था, उससे पहले किस तरीके से ये पहली मरतबा इक़्तिदार में आए, आईजीआई किस तरह बनी थी, किस किस को कितने कितने पैसे मिले थे, किस किस तरीके फौज के साथ वो गेम्स चलती रही। जब जरूरत पड़ी हमें पता है कि मुशर्रफ के दौर के बाद मुशर्रफ के साथ उनका एक मामला था वो खत्म हुआ, तो वो मेमो गेट के में किस तरीके से वो सामने आए मियाँ साहब, और फिर अब किस तरह से फौज के साथ बैठे हुए हैं एक्सक्यूज मी, फौज की गोद में बैठे हुए हैं। मरियम नवाज उनकी जो बेटी हैं वो ओपनली कह चुकी हैं कि मुझे बूट पॉलिश बड़े अच्छे तरीके से करने आते हैं, और अगर ये करना पड़ा तो मैं करूंगी। और आज जिस तरीके से वो बूट पॉलिश कर रही हैं, जिस तरीके से फौज को फैसिलिटेट किया जा रहा है, फौज के नजायज कारोबारों को पंजाब में, उसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। तो ये बुनियादी तौर पे असल फौजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको पहचानने में भी हमें बददियानती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फौजी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल आप बाइकाट करें, सियासी लोगों का भी बाइकाट करें जिनको आप फौजी प्रोडक्ट समझते हैं, लेकिन दयानतदारी जरूर करें। मौजू ये था कि जो नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जो चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यकीनी तौर पे सिविल नाफरमानी की नहीं, फौजी नाफरमानी की जरूरत है। एक ऐसी हिकमत अमली, एक सहाफ़ी आपको कभी भी हिकमत अमली नहीं दे सकता। हिकमत अमली सियासतदानों ने बनानी होती है, सहाफ़ी उसके ऊपर अपना तज्ज़िया पेश करता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तमिन और मुत्तफ़िक हूँ, ये जो मैंने काबिल एहतराम सहाफ़ियों के नाम लिए आपके सामने जिन्होंने रिपोर्टिंग की इस हवाले से, कि यकीनी तौर पे इस दौर के अंदर आप एक कोशिश कर सकते हैं, आप एक पैगाम दे सकते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होगा। और आपको सिविल नाफरमानी से निकल के फौजी नाफरमानी के तमाम तरीके अपनाने होंगे। अल्टीमेटली फौजी
नाफरमानी की वजह से जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसको अवामी ताकत के वजह से पीछे हटना पड़ेगा। फौजी नाफरमानी कैसे हो सकती है? मैंने कल भी अर्ज़ किया सोशल मीडिया के ऊपर कि बुनियादी तौर पे आप कह तो रहे हैं फौजी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन केपी में आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीसीओ महकमे, बीसीओ इदारे, उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो फौजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सरकारी तौर पे सरकारी मकासद के लिए खरीदती हैं, उनका बाइकाट करें ना फिर आप ऑफिशियली बेशक ऐलान ना करें, आप लोगों से कह दें, कोई भी ना करे, बिल्कुल मानना पड़ेगा लोगों को, एक सियासी गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा और जायज़ कानूनी बात है ये वाली। इसी तरीके से आप अगर पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या बाकी लोग जो हैं, वो यकीनी तौर पे पार्टी के लेवल के ऊपर अगर उनसे कम्युनिकेट किया जाए, वो कर सकते हैं। ये बुनियादी चीज़ है, ये पाकिस्तान के लिए है ना, कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया फौजियों ने और फौजियों की प्रोडक्ट्स ने। तो इसको मज़ीद वो किया जा सकता है। इसी तरीके से जो भी आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार है एहतजाज करने के फ़ौज के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए, वो उसको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हैं, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे हक ज़रूर है, मैं बिल्कुल इनको मुल्क दुश्मनी नहीं समझता, लेकिन अल्टीमेटली इनका असर उस तरह से नहीं होगा। इस वक़्त पीटीआई की क़यादत बहुत ही इफ़ेक्टिव हिकमत अमली के साथ सामने नहीं आ रही, जो कि उनको आना चाहिए, क्योंकि मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस तरह की तरमीम और जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून आया, इस तरह की लेजिस्लेशन के तहत मुल्क आगे नहीं चल सकता। एक बड़ी अपोजिशन जमात होने के नाते पीटीआई को एक बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आना है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।